हेलो। वो गहरी नींद में थी जब हीरा की कॉल आई। हेलो तस्बीहा यार, एक मसला हो गया है। हीरा घबराई हुई थी। क्या हुआ है, इतना क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही है? वो चिड़चिड़े लहजे में बोली। वो अनम ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या, कब और कहाँ है वो? इसकी नींद एकदम से गायब हो गई। वो चीखते हुए बोली, घर में है अपने। इसने हॉस्पिटल का नाम बताया तस्बीहा को। मैं आ रही हूँ। इसने मोबाइल फेंका और वॉशरूम में घुस गई। 1 घंटे में वो दोनों इसके घर के बाहर थीं। कुछ बताया था आंटी ने कि क्यों की इसने ये हरकत? तस्बीहा ने हीरा से पूछा। हाँ, वो कह रही थी कि पढ़ाई का स्ट्रेस लिया है इसने, मगर मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। हीरा ने अपना खदशा जाहिर किया। कैसी बात? वो दोनों बाहर खड़ी थीं। मुझे लगता है इसने हमजा की वजह से ये हरकत की है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अनम को छोड़ूंगी नहीं। तस्बीहा गुस्से से बोलकर अंदर चली गई। हीरा भी इसके पीछे चल दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब अनम की तबीयत कैसी है? तस्बीहा ने अंदर आते ही अनम के बारे में पूछा तो वो रोने लगी। अरे आंटी, आप क्यों रो रही हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों इन्हें समझाने लगी। बेटा, ऐसा भी क्या पढ़ाई का जुनून के बंदा खुदकुशी ही कर ले? उन्होंने रोते रोते कहा। मैं देखती हूँ इसे, आप टेंशन ना लें। ये कहकर वो दोनों अनम के कमरे में चली गईं। बहुत खूब, सुना है आपने पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ले लिया कि खुदकुशी की ही कोशिश कर डाली। वाह, तस्बीहा ने तंजिया लहजे में कहा। बिल्कुल सही कह रही हो। वो लड़की जिसने फेसबुक के अलावा कभी कोई बुक नहीं खोली, वो पढ़ाई के लिए खुदकुशी करे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हीरा ने भी तस्बीहा का साथ देते हुए तंजिया कहा। सही सही बताओ, क्यों की है तुमने ये घटिया हरकत? तस्बीहा ने गुस्से से अनम को आंखें दिखाई तो वो गर्दन झुकाकर बोली। हमजा ने शादी से इनकार कर दिया है। वो बहुत हल्की आवाज में बोली। क्या? पहले तो तस्बीहा गुस्से से चीखी, फिर इसको थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ी तो हीरा ने इसे रोक लिया, वरना एक थप्पड़ तो वो इसे लगा ही देती जितनी वो गुस्से में थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है या नहीं? वो औरत जो बाहर बैठी है तुम्हारी माँ है। इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। तुम्हारे बाबा परेशान हैं। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं? 4 दिन की मोहब्बत में इतना अंधा कर देती है। वो सांस लेने के लिए रुकी। अच्छा हुआ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ अनम। तुम एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे रही थी। मैं धोखा तो नहीं दे रही थी, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अनहम ने अपने आप को डिफेंड किया। इसे धोखा की ही कहते हैं लड़की। किसी नामहरम से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना कब जायज है हमारे दीन में? और किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम, जो हराम है? एक बात याद रखना, हराम में कभी बरकत नहीं होती, चाहे वो रिजक हो या मोहब्बत या फिर कुछ और। तस्बीहा ने आज अनम की अच्छी खलास ले डाली थी। अनम सर झुकाकर इसकी बात सुन रही थी। अनम की आंखें नम हो गईं तो तस्बीहा को इस पर तरस आ गया। वो अपनी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती थी, मगर अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको कोई भी गलत काम करने से रोके। वो नरम लहजे में बोली। क्या कहा था तुमने इससे? मैंने उससे कहा था कि वो अपना रिश्ता भेज दे मेरे घर। फिर? इसने कहा कि अभी नहीं, कुछ वक्त उसे दरकार है। इसे तुम्हारे रिश्ते का पता है? हाँ, अनम ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। फिर क्या कहा इसने? तस्बीहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसने कहा कि भाग चलते हैं। अनम ने हल्की आवाज में कहा। फिर? मैंने मना कर दिया। इसने कहा अगर ये नहीं कर सकती तो मुझे भूल जाओ। वो रोने लगी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती तस्बीहा। इसने तस्बीहा के हाथ पकड़कर कहा। दिल तो चाह रहा है कि एक जोरदार थप्पड़ तेरे मुंह पर लगाऊं, तस्बीहा ने गुस्से में कहा। इस लूजर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इज्जत से अपना रिश्ता भेज देता। इसके घर वाले नहीं मान रहे ना? अनम ने इसकी बात काटते हुए कहा। बाहर में गए घर वाले। इसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। जो बंदा अभी तेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो अभी तुझे इज्जत से अपना घर नहीं ले जा सकता, वो बाद में तुझे क्या इज्जत दिलवाएगा? आर यू सीरियस? इज्जत या मोहब्बत में से किसी एक की चॉइस हो तो आंख बंद करके इज्जत को चुनना, क्योंकि इससे बढ़कर किसी भी लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकता। तस्बीहा ने इसे समझाया। जो फैसला अंकल आंटी ने किया है वो बहुत अच्छा है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और तुम ऐसे बंदे के लिए अपनी जान देने लगी थी? क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? एक लम्हे के लिए भी तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही कह रही हो तुम, मुझे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए थी। मैं वाकई अंधी हो गई थी। अनम की समझ में इसकी बात आ गई। शुक्र है अल्लाह का कि तुम समझ गई। वैसे ये हमजा करता क्या है? हाउस जॉब कर रहा है अभी। किस हॉस्पिटल में? क्यों, अब क्या करेगी? हीरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो फौरन बोली। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ। तुझसे किस बात की बैद नहीं है? तो कुछ भी कर सकती है। अनम इसकी रग रग से वाकिफ थी। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो, तस्बीहा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही करने जा रही थी। अनम ने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। क्या करने वाली है तू? इसकी तबीयत साफ, तस्बीहा ने कुछ सोचते हुए कहा। पागल मत बनो, छोड़ दो इसे।
हीरा ने इसे समझाया, आज इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तस्बीहा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई इसकी दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहा था। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचकर इसने हमजा के बारे में पूछा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे डॉक्टर हमजा के बारे में बता सकते हैं, कहाँ मिलेंगे वो? इसने कॉरिडोर में चलते एक डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर हमजा, वो वहां आपको मिल जाएंगे। इस शख्स ने एक साइड की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। तस्बीहा ने इसका शुक्रिया अदा किया और इस तरफ चली गई। वहां पहुंची तो 3-4 डॉक्टर खड़े थे। अब इनमें से हमजा कौन सा है, ये तो इसे नहीं पता था। इसने एक नर्स से पूछा। इसने एक डॉक्टर जो कि तस्बीहा के कुछ फासले पर खड़ा था, इसकी तरफ इशारा किया। वो इसकी शक्ल नहीं देख सकी क्योंकि इसका मुंह दूसरी तरफ था। वो जैसे ही इसकी तरफ बढ़ी तो किसी से टकराई। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। वो एक लड़का था जो कि शक्ल से ही परेशान लग रहा था। कोई बात नहीं, इसने आराम से कहा और इस शख्स की तरफ बढ़ गई जहां इस नर्स ने इशारा किया था। हेलो डॉक्टर, तस्बीहा ने इसे मुखातिब किया तो वो शख्स मुड़ा और इसे देखकर तो वो हैरान रह गई। इसने बहुत ही हकारत से इसे देखा और दिल ही दिल में अनम को बुरे बुरे अलकाब से नवाजा। लंबे बाल जिसको इसने पीछे बांधा हुआ था, गोरी रंगत, उस पर दाढ़ी, लंबा कद और खुले गिरेबान और गले में माला टाइप कुछ पहना हुआ था। एक हाथ में बैंड्स और अंगूठियां थी। सफेद लैब कोट पहना शख्स कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा था। उसका हुलिया किसी मवाली जैसा तस्बीहा को लगा। इसे हमेशा से ऐसे दो लोग जहर लगते थे। पहले इस शख्स ने तस्बीहा को देखा, फिर बोला, जी फरमाइए। फरमाइए कि बच्चे तो तुम हो वो घटिया इंसान, तुम्हें देखकर ही पता लगता है कि एक नंबर के गुंडे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने की? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? वो गुस्से से बोला, मैं अनम की दोस्त हूँ। अनम तो याद होगी तुम्हें। कौन अनम? वो ना समझी से बोला। हाँ, अब वो कहाँ याद होगी तुम्हें, तुम्हारा शौक जो पूरा हो गया है। तस्बीहा इंतहाई गुस्से में थी। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो, इसने आसपास देखते हुए कहा, जहां डॉक्टर्स और दूसरे लोग इन्हें देख रहे थे। मैं हद से बढ़ रही हूँ, हद में तो तुम अब रहो अपनी। अगर आइंदा तुमने अनम से मिलने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तस्बीहा ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। इस शख्स का गुस्से से बुरा हाल था क्योंकि वो कॉरिडोर में खड़े सबके सामने बिना किसी की परवाह किए जोर से बोल रही थी। इसके दिमाग की रगें नजर आने लगी। इसकी आखिरी बात के जवाब में बोला, अब मैं इससे मिलूंगा भी, और इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। गुस्से की वजह से वो आगे बढ़ा और तस्बीहा की आंखों में आंखें डालकर बोला, और जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। आ गई ना औकात पर? तुम जैसे घटिया शख्स से इसी बात की उम्मीद है। बस एक लफ्ज और बोला तो भूल जाऊंगा तुम लड़की हो। इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो गुस्से से धाड़ा। तस्बीहा वाकई डर गई थी, मगर अगले ही पल वो फोम में आ गई और बोली, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर अनम की अक्ल ठिकाने आ गई। तस्बीहा ने नहायत नफरत भरी नजर से इसे देखा, वरना वो 2 कदम आगे आया तो तस्बीहा पीछे हो गई। इन दोनों को लड़ता देखकर साद वहां पहुंचा। क्या हो रहा है यहाँ, और आप कौन हैं मैडम? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? साद को भी गुस्सा आ गया कि कोई इसके दोस्त की इस तरह सरेआम बेइज्जती कर दे। अभी यहाँ से निकलो वरना गार्ड्स को बुलाकर धक्के दिलवाऊंगी। तस्बीहा कुछ कहते इससे पहले वो बोला, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मरहूस शक्ल देखने का, मगर अब तुमने अनम के करीब भी देखा तो तुम्हारा कैरियर बनने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। तस्बीहा गुस्से से कहती हुई मुड़ गई। वो तस्बीहा के पीछे बढ़ा मगर साद ने इसे रोक लिया। जाने दे, बाद में देख लेंगे, साद ने इसे ठंडा करने के लिए कहा। तस्बीहा बाहर जा रही जब इसने अनम को वहां खड़े किसी से बात करते हुए देखा। ये यहाँ क्या कर रही है? वो बड़बड़ाई और इसकी तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये कौन है? इसने अनम के साथ खड़े शख्स की तरफ इशारा किया। मैं तो तुम्हें देखने आई थी कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दो, क्योंकि तुम जब भी गुस्से में होती हो कुछ ना कुछ गलत ही करती हो। अनम ने तफसील से जवाब दिया। हो गया, ये कौन है? तस्बीहा चिढ़कर बोली। एक तो अंदर इसके लिए लड़कर आ रही थी, ऊपर से वो कह रही है कि वो हमेशा गड़बड़ कर देती है। हद है, वैसे ये हमजा है। अनम ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा। क्या ये वो हमजा है? इसने तस्दीक चाही। हाँ, अनम इसके वो मतलब समझ गई थी। तो फिर वो कौन था? तस्बीहा एकदम परेशान हो गई। कौन? अनम ने पूछा, मगर वो तो गुमसुम सी हो गई थी। आप ठीक हैं? हमजा ने पूछा, जिसके चेहरे से ही शैतानियत साफ जाहिर थी। तस्बीहा ने पहले अनम को देखा, फिर हमजा को, और रुक कर एक थप्पड़ हमजा के मुंह पर मार दिया। हमजा मुंह पर हाथ रखे उसे देख रहा था और साथ अनम भी हैरान थी कि ये इसने क्या कर दिया। तस्बीहा ने अनम का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। ये क्या किया तुमने? इसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अनम ने गाड़ी चलाते हुए तस्बीहा से पूछा। इस गधे की वजह से मैंने किसी और की इंसल्ट कर दी यार। व्हाट? किसकी? मुझे क्या पता वो कौन था। मुझे वो लगा वो हमजा है तो मैंने।
तो तुमने इसकी पेंटिंग बना दी। ये उनका कोड वर्ड था। जब भी तस्बीहा किसी को डांटती थी तो वो लोग यही कहती थी, अरे इस नर्स ने कहा था कि वो वहां खड़े हैं डॉक्टर हमजा। इसने नर्स की एक्टिंग करके बताया। तो अल्लाह की बंदी, इससे पहले पूछ तो लेती कि वो हमजा है भी कि नहीं। हो सकता है वो इस टाइम वहां खड़ा हो फिर चला गया हो। अनम ने इसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा। अब तो हो गया जो होना था। वैसे भी वो बहुत बदतमीज था। तबीयत ठीक कर दी इसकी। तस्बीहा की आंखों के सामने उसका गुस्से वाला चेहरा आ गया तो वो मुस्कुराई। बहुत गलत बात है ये तस्बीहा, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ने जिंदगी दी और वो कभी मिल गया तो मांग लूंगी इससे माफी। ठीक है, तस्बीहा ने बात को टालते हुए कहा। तू कभी नहीं सुधरेगी, अनम ने मुस्कुराते हुए कहा। दिन महीने साल हूँ क्या जो बदल जाऊं। कुछ ही दिनों में अनम की शादी इसके कजन से हो गई। वो बहुत खुश थी। वो सारी फ्रेंड्स अनम से शादी की ट्रीट लेने के लिए आई थी। खुशी चेक करें आप बस इसकी। ये हीरा थी जो अनम को खुश देखकर तस्बीहा से बोली। माशाल्लाह, तस्बीहा ने मोहब्बत से अपनी दोस्त को देखकर कहा। तो अनम इसके गले लग गई। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर तुम मुझे इस वक्त गाइड ना करती तो आज मैं इतनी खुश ना होती, इतना अच्छा जीवन साथी ना मिला होता। अनम ने तस्बीहा का हाथ पकड़कर कहा तो वो बोली, चल पगली, रुलाएगी क्या। तस्बीहा ने फुल ड्रामाई अंदाज में कहा तो सब हंसने लगी। चलो बहुत देर हो रही है, अम्मी से कुट लग जानी है। ये हीरा थी जो अपनी अम्मी के डर से बोली। हाँ देर तो हो रही है, चलो चलते हैं। तस्बीहा ने इसकी तायीद की। वो सब साथ में होटल से निकले। गाड़ी रोड क्रॉस करके पार्क की हुई थी। वो लोग रोड क्रॉस करने लगे कि तस्बीहा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने नाम देखने के लिए मोबाइल देखा। इतने में बाकी सब आगे निकल गईं। एक कार बहुत तेज रफ्तारी में आ रही थी और इसने तस्बीहा को टक्कर मारी और वो कुछ दूर जाकर गिरी। तस्बीहा, इस सब की चीखें निकल गईं। वो कार वाला भला इसको क्यों गाड़ी रोककर अस्पताल लेकर जाता। वो कार को भगा कर ले गया। वो सब तस्बीहा के पास भागती हुई आई। तस्बीहा के सर से खून बह रहा था। इसकी आंखें बंद थी। खून काफी बह चुका था इसका। वो सब इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो इसको ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन शुरू किया तो इसकी शक्ल देखकर ठिठक गया। दिल तो किया कि इसे इस हालत में ही रहने दे। कुछ देर गुजरी तो एक नर्स बोली, डॉक्टर। नर्स की आवाज पर वो हकीकत की दुनिया में वापस आया। अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो इसे इस हालत में ही मरने देता। मगर कुछ घंटों के बाद तस्बीहा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सर पर इसके पट्टी बंधी थी। इसका काफी खून बह गया था जिसकी वजह से इसे खून चढ़ रहा था। इसके घर वाले दोस्त सब वहां मौजूद थे। इसे इस हालत में देख कर इसके अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। आखिर इकलौती बेटी को इस हाल में देखकर आंसू तो आने ही थे। 2 घंटे के बाद इसे होश आ गया। तस्बीहा जल्दी रिकवर कर रही थी। आज इसको डॉक्टर देखने आए तो इसने नर्स को इंजेक्शन लगाने को कहा, जिस पर तस्बीहा ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन। तस्बीहा ने नफी में गर्दन हिलाई। देखिए, ये आपकी बेहतरी के लिए है, डॉक्टर ने आराम से इसे समझाया। आप मुझे टैबलेट्स दे दे, मैं वो खा लूंगी, मगर इंजेक्शन नहीं। वो किसी सूरत इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी नहीं थी। मगर वो कुछ नहीं बोलता इससे पहले वो बोली, अगर मगर कुछ नहीं। तस्बीहा ने आखिरी फैसला सुनाया। वो डॉक्टर कुछ और कहता कि दरवाजा खोलकर वो अंदर आया। सबने दरवाजे की तरफ देखा। तस्बीहा हैरान परेशान इसे देख रही थी। ये तो वही है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तस्बीहा ने दिल में सोचा। वो इसे पहचान चुकी थी। वो वही था जिसकी बेइज्जती इसने कुछ दिन पहले की थी। क्या शोर हो रहा है, वो गुस्से से बोला। डॉक्टर ये इंजेक्शन लगवाने को राजी नहीं है, इस डॉक्टर ने इसे बताया। इसने गुस्से से तस्बीहा की तरफ देखा और इसे घूरने लगा। इतने में तस्बीहा के बाबा बोले, बेटा लगवा लो, कुछ नहीं होता। इंजेक्शन मुझे दे। इसने डॉक्टर की तरफ हाथ बढ़ाया मगर घूर वो अभी भी तस्बीहा को ही रहा था। तस्बीहा ने नफी में सर हिलाया क्योंकि जिस तरह वो देख रहा था तस्बीहा को वो बहुत गुस्से में लगा था। बेटा, इसके बाबा बोले तो तस्बीहा झट बोली, आप मेरे बाबा हैं या इसके, मैंने नहीं लगवाना। तस्बीहा ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप सब बाहर जाएं। इसने तस्बीहा के बाबा, डॉक्टर और नर्स से कहा तो वो लोग बाहर चले गए। तो तस्बीहा ने अपने बाबा से कहा, बाबा नहीं, आप तो नहीं जाएं। वो डर कर बोली, मैं बाहर ही हूँ बेटा। उन्होंने प्यार से समझाया और बाहर चले गए। तो तस्बीहा ने इसे देखा जो अभी भी नहायत गुस्से से इसे देख रहा था। क्या तमाशा लगा हुआ है, मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा ही शौक है ये, इसने गुस्से से कहा और तस्बीहा का हाथ पकड़ा। नहीं प्लीज नहीं, वो मना करती रही और इसने इंजेक्शन इसके हाथ में लगा दिया। मगर इसने इंजेक्शन इतनी जोर से लगाया था कि वो दर्द से चिल्ला उठी। इसने एक झटके से तस्बीहा का हाथ झटका। तस्बीहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। तस्बीहा को इस हालत में देखकर इसे कितनी खुशी हो रही थी कोई इससे पूछता। चंद सेकंड वो इसे देख रहा था फिर मुस्कुराकर बाहर निकल गया। तस्बीहा अपना हाथ सहलाती रही और गुस्से से दरवाजे को घूरने लगी जहां से वो अभी गया था। वो अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल का मुतालिया कर रहा था जब साद अंदर आया।
हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? साथ सामने सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और इससे बोला, बिल्कुल ठीक, मुझे क्या हुआ है? वो मुस्कुरा कर बोला तो साथ झटके से उठा और इसकी तरफ आया और बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो मुस्कुराया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, कुछ दिनों से तेरी मुस्कुराहट कहीं गायब थी। जब से वो लड़की, वो आगे बोलते हुए रुका। आज क्या हुआ है? साद हैरत से बोला। इसी लड़की को थोड़ी सी तकलीफ देकर आ रहा हूँ। वो तसव्वुर में तस्बीहा की शक्ल याद करके मुस्कुरा कर बोला। हैं? कब? कहाँ? कैसे? जल्दी बता। साद दिलचस्पी से बोला तो इसने सब बता दिया। वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। साद ने इसके कंधा थपथपाया। ये तो कुछ भी नहीं है, इसने दिल में सोचा कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो सोचों से बाहर आया। एक नर्स अंदर आई और बोली, डॉक्टर मौसब, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं ऑपरेशन की। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मौसब आराम से बोला और बाहर निकल गया। आज तस्बीहा को डिस्चार्ज होना था। इसके बाबा डॉक्टर मौसब के कैबिन में बैठे थे। अंकल आप फिक्र नहीं करें, वो बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मौसब आराम से इन्हें समझा रहा था। एक अच्छे डॉक्टर की तरह वो सबसे बहुत ही नरम लहजे में बात करता था। इस वक्त भी वो तस्बीहा के बाबा से बहुत तमीज से बात कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो तस्बीहा के वालिद हैं। क्या हाल है? अनम और हीरा तस्बीहा को देखने इसके घर आई थीं। मुझे क्या हुआ है? तस्बीहा ने उल्टा इनसे सवाल किया। लो भई और सुनो इसकी बातें। वो जो एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहकर आई हो, तो फिर वो क्या था? हीरा बोली। नाम मत ले इस हॉस्पिटल का, वो मनहूस याद आ जाता है। इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। वो रोनी शक्ल बनाकर गुस्से से बोली। कौन मनहूस? वो हम आवाज बोली। अरे वही जिसे हमजा समझकर इसकी पेंटिंग बनाई थी। तस्बीहा ने आहिस्ता आवाज में कहा। ओ तो बेटा बदला लिया है इसने तुझसे? हीरा ने हंसते हुए कहा। छोड़ो उसको, कुछ और बात करते हैं। तस्बीहा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छा ये बता, अली भाई कैसे हैं? वो आए थे तुझे देखने? अनम ने तस्बीहा के मंगेतर के बारे में पूछा। हाँ, इनके घर वाले आए थे, तस्बीहा ने बताया। अली भाई नहीं आए? क्यों? हीरा सदमे से बोली। मुझे क्या पता क्यों नहीं आए, तस्बीहा ने उकताते हुए कहा। तो भी अजीब है, आजकल लोग अपने मंगेतर के साथ सारी सारी रात बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, और एक ये है जो घूमना तो छोड़ो, मोबाइल पर बात तक नहीं करती। अनम ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हमारी शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं एक नामहरम से रात को छुप कर फोन पर बातें करूं या घूमूं फिरूं। मंगनी ही हुई है, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए नामहरम ही है। हमारे माशरे में मंगनी का नाम ढंगनी होना चाहिए, क्योंकि मंगनी के बाद लड़की के ढंग देखे जाते हैं। पसंद नहीं आए तो तोड़ दी मंगनी। और हम लड़कियां सिर्फ मंगनी ही हो जाने पर ही क्या कुछ कर जाती हैं। अरे किस बात की जल्दी है? क्या निकाह के बाद नहीं हो सकता ये सब? मगर नहीं, हम तो है ही जल्दबाज कौम। तस्बीहा ने आराम से जवाब दिया। तस्बीहा के हॉस्पिटल से वापस आने के एक हफ्ते बाद मौसब ने तस्बीहा के वालिद को रास्ते में खड़ा देखा तो गाड़ी इनके पास रोक दी। अंकल आप यहाँ? सब खैरियत है? मौसब गाड़ी से उतर कर इनके पास आया। किसी से मिलने आया था, वो मुस्कुरा कर बोले। तो चलें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मौसब ने अपनी खिदमात पेश की। वो ऐसा ही था, हर किसी की मदद करने में आगे रहता था। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, उन्होंने इसे प्यार से समझाया। बेटा भी कह रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। चलें बैठें जल्दी, मौसब ने रोब से कहा तो वो मुस्कुरा कर बैठ गए। गाड़ी में बैठकर थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद वो बोला, कोई खास काम था आपको जो आप इतनी गर्मी में घर से निकले? हाँ, वो तस्बीहा के ससुराल गया था, उन्होंने बताया तो वो चौंका। इसकी शादी होने वाली है? मौसम ने दिल में सोचा। अच्छा मुबारक हो, कब है शादी? मुंह पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर बोला। इसी महीने है, बस तैयारियां ही चल रही हैं, उन्होंने सुकून से बताया। तुम आओगे ना? आप बुलाएं और मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है? मैं जरूर आऊंगा, और कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मौसम ने बातों बातों में लड़के की सारी इंफॉर्मेशन भी ले ली। 2 दिन के अंदर अंदर वो सब ने अली के बारे में पता कर लिया। इसका दिमाग में जो चल रहा था वो वाकई रिस्की था, मगर इसे कहाँ परवाह थी। तस्बीहा मायूं का ड्रेस पहने हुए थी, पीले रंग की लंबी फ्रॉक जिस पर सिल्वर रंग का काम हुआ था, लंबे बालों की चुटिया बनाए इनमें फूल लपेटे हुए थे और फूलों की ही ज्वेलरी पहने हुए, हल्का सा मेकअप किए, सर पर दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, तस्बीहा की अम्मी बोली, जो कि इसे ही देखने आई थी कि वो तैयार हुई है या नहीं, और दरवाजा खोलते ही इनकी नजर जब तस्बीहा पर पड़ी तो वो बेइख्तियार बोल उठी। कैसी लग रही हूँ? तस्बीहा ने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, नजर ना लग जाए, उन्होंने प्यार से कहा। माँ की नजर कैसे लग सकती है? तस्बीहा इनके करीब आई और इनके हाथ पकड़कर चूमे। माँ की नजर नहीं लग सकती, मगर प्यार की लग जाती है, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वो दोनों बातें ही कर रही थी जब हीरा अंदर आई और बोली, आंटी अली भाई की अम्मी और अब्बू आए हैं, इसने आकर बताया। इतनी जल्दी? तस्बीहा बोली। हाँ इतनी जल्दी, और यहाँ क्यों? हॉल में क्यों नहीं गए? तस्बीहा की अम्मी फिक्रमंदी से बोली।
आंटी बस वो दोनों ही आए हैं। हीरा भी फिक्रमंद नजर आ रही थी। चलो देखते हैं, तुम आराम से बैठो। वो तस्बीहा को कहती हुई बाहर चली गई। हीरा वही तस्बीहा के पास ही रुक गई। वो बाहर आई तो वो दोनों हबीब साहब से बातें कर रहे थे। मौसम भी वहीं मौजूद था। वो सीधी इन लोगों की तरफ आई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हबीब साहब ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो लोग हिचकिचा कर बोले, वो भाई साहब दरअसल बात यह है कि अली ने शादी से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि वह किसी और को पसंद करता है और अगर हमने इसकी बात ना मानी तो वो खुदकुशी कर लेगा। कल रात को इसका फोन आया था, वो कल रात से घर नहीं आया। भाई साहब मेरा एक ही बेटा है और मुझे वो बहुत अजीज है। इसकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। अली की अम्मी रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर उसे नहीं पसंद था तो पहले क्यों नहीं बोला? इसने आखिरी वक्त में जब सारे मेहमान मौजूद हैं आप रिश्ते से इनकार कर रही हैं। इसका मतलब भी समझती हैं आप? हबीब साहब गुस्से से बोले, इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दें। मुझे इस बात का अंदाजा है मगर हम मजबूर हैं भाई साहब। वो निदामत से बोले और वहां से चले गए। हबीब साहब सर पकड़कर बैठ गए। इनका दिमाग माउफ हो चुका था। मौसम चुपचाप सब देख रहा था। तस्बीहा की अम्मी रोने लगी। दो तीन औरतें इन्हें चुप करवाने लगी। ना जाने तस्बीहा के नसीब में क्या लिखा है। पहले मंगनी टूट गई थी, अब ऐन शादी के वक्त इनकार हो गया। क्या होगा मेरी बच्ची का? वो रो रही थी। मौसम हबीब साहब के पास आया और इनसे बोला, अंकल मुझे कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज मेरे साथ आइए। वो इन्हें लेकर बाहर आ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मेरी बात बुरी लगे तो। वो रुका तो हबीब साहब बोले, क्या कहना चाहते हो कहो। मैं तस्बीहा से निकाह करना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मौसम इनके सामने बिल्कुल एतमाद से बोला। कुछ देर तो हबीब साहब इसका मुंह देखते रहे। इन्हें खामोश देखकर मौसम बोला, अंकल कुछ तो बोलने। तुम इमोशनल हो रहे हो बेटा, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने मना किया। क्यों मुमकिन नहीं है? वो बस जिद था। बेटा ऐसे मामले जल्दबाजी में नहीं होते। तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है जो कभी भी नहीं भर सकता। उन्होंने मौसम को समझाने की कोशिश की। ये बात मैं आपसे करने वाला था मगर फिर पता चला कि आपने इसकी शादी तय कर दी है, इसलिए चुप हो गया। वो भी अपनी बात पर कायम था। प्लीज आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत जिद करने पर वो नाराजी हो गए। आप निकाह की तैयारी करें, मैं मॉम डैड को बुलवाता हूँ। फतह के आसार इसके चेहरे से वाजिया थे। मौसम ने अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बता दिया। 1 घंटे में इसके घर वाले तस्बीहा के घर पहुंचे। हबीब साहब से मुलाकात के बाद उन्हें वो लोग बहुत पसंद आए। हबीब साहब तस्बीहा के पास आए तो वो इनके गले लग गई। नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह बहुत मेहरबान है। वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इनके सर सहलाते हुए कहा, आप परेशान मत हुए बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप परेशान ना हो। तस्बीहा इनके चेहरे को देखते हुए बोली, बेटा मैंने तुम्हारा निकाह तय किया है, आज ही होगा। तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने एक आस से पूछा। मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन है वो, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते। वो बोल रही थी जब वो बोले, अली से रिश्ता भी मैंने ही तय किया था। वो शर्मिंदा होकर बोले तो वो बोली, बाज़-औक़ात फैसले गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप की नीयत गलत थी। आपको भी तो नहीं पता था ना कि वो ऐसा निकलेगा। तस्बीहा ने बहुत नरम लहजे में इन्हें समझाया। वो लोग आज निकाह और रुखसती भी चाहते हैं। हबीब साहब ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मगर वो कुछ बोलती मगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल आया तो बोली, आपको कोई एतराज? इसने उल्टा इनसे सवाल किया। नहीं, वो बहुत अच्छा नेक बच्चा है। वो बहुत प्यार से बोले, जैसे आपकी मर्जी बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं। वो आराम से बोली, इनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तस्बीहा के साइन करवाने के बाद मौलवी साहब मौसम से पूछ रहे थे, क्या आपको कबूल है? मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तस्बीहा की आवाज इसके दिमाग में गूंज रही थी। कबूल है? क्या आपको कबूल है? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना वरना। कबूल है? क्या आपको कबूल है? पता नहीं क्या देखकर अनम ने तुम्हें पसंद किया है। मौसम ने दांत बींचकर कहा, कबूल है। और इसने साइन कर दिए। निकाह के बाद रुखसती हुई। तस्बीहा वही पीले जोड़े में थी। तस्बीहा को मौसम के कमरे में लाया गया। वो बहुत खूबसूरत और बड़ा कमरा था। वहाँ की हर चीज कीमती थी, जिसका देखते ही अंदाजा हो रहा था। तस्बीहा कमरा देख रही थी जब मौसम अंदर आया। तस्बीहा ने दरवाजे की तरफ देखा तो मौसम को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका निकाह इस शख्स से हुआ। तुम? वो सदमे से बोली। मौसम दरवाजा बंद करके आया और बेड के किनारे पर खड़ा होकर बोला, हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? दुल्हा पसंद नहीं आया? वो कहकर मुस्कुराया। तस्बीहा कुछ नहीं बोली, बस इसे देखती रही। क्या सोच रही हो? आज कुछ बोलोगी नहीं? उस दिन तो बहुत बोल रही थी। मौसम का लहजा काटदार था जिसे तस्बीहा ने साफ महसूस किया। वो सब मैं गलती से आपको कह गई थी। मैं समझी थी कि आप हमजा हैं। आई एम सॉरी।
اس نے صفائی دینی ضروری سمجھی تو بولی، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ موصف 2 قدم بڑھا اس کی طرف آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نہیں میری غلطی تھی، مجھے پہلے کنفرم کرنا چاہیے تھا۔ تسبیحہ شرمندہ تھی، وہ غلطی نہیں تھی، گناہ تھا جس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ موصف نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ تسبیحہ کو محسوس ہوا کہ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ غراتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے چلائی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ موصف نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ مطلب یہ کہ تمہاری شادی میں نے توڑوائی ہے۔ علی کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، اسے میں نے کڈنیپ کروایا تھا، 2 دن اپنے پاس اس کی خدمت کی، پھر جا کر وہ بولنے پر راضی ہوا تھا اور اس نے اپنے گھر فون کر کے وہ سب بولا تھا۔ موصف نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تسبیحہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے یہ تم پوچھ رہی ہو؟ ہاں، میری اتنی بے عزتی میرے ہی ہاسپٹل میں اتنے لوگوں کے سامنے کرنے کے بعد تم پوچھ رہی ہو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تو ہے کہ وہ سب انجانے میں ہوا تھا۔ تسبیحہ بول رہی تھی کہ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، انف، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بولو گی سوری اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں یہاں لایا ہی اسی لیے ہوں کہ دور رہ کر تو تم سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا تھا، علی کے بارے میں پتہ لگوایا، پھر اسے اٹھوایا۔ اتنا سب میں نے تمہارا سوری سننے کے لیے نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، مگر تسبیحہ نے کوئی اثر نہ لیتے ہوئے کہا، تم سائیکو تو نہیں ہو؟ مطلب ایسا کون کرتا ہے؟ اتنی سی بات پر تم نے یہ سب کیا؟ وہ بھی غصے سے بولی اور زور سے بولی، آواز ہلکی رکھ کر بات کرو ورنہ۔ موصف نے غراتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو اس بار تسبیحہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑوایا اور زور سے ہی بولی، ورنہ کیا؟ ہاں کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے ٹارچر کرو گے اور میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لوں گی؟ سوچ ہے تمہاری۔ وہ کہہ کر تنزیہ مسکرائی، پرندہ جب قید ہوتا ہے نا تو تھوڑا پھڑپڑاتا ضرور ہے۔ بولو جو بولنا ہے، موصف کہہ کر سامنے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ یعنی تم مجھے قید کرو گے؟ تسبیحہ کو تم مجھے جانتے نہیں کو میں ہوں کیا چیز؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہاں 1 منٹ بھی اور رکوں گی؟ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو موصف اس کے آگے آ گیا اور بولا، کیا کہو گی اپنے بابا سے کہ کیوں واپس آ گئی تم؟ آنکھوں میں شیطانیت لیے وہ بولا۔ تسبیحہ کچھ بولی نہیں، بس اسے گھورتی رہی۔ کچھ گھنٹے پہلے ایک لڑکے نے تم سے شادی سے انکار کر دیا اور جس سے شادی ہوئی وہ وہاں سے بھی کچھ ہی گھنٹوں میں واپس آ گئی، وہ بھی طلاق لے کر۔ پھر کیا کریں گے بیچارے تمہارے باپ؟ اوہو، اور مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا تو میں تو صاف کہہ دوں گا کہ تمہارا کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ آگے کچھ بولتا کہ تسبیحہ غصے سے چیخی، موصف تم اتنا گر سکتے ہو؟ کیا موصف؟ جب یہ سب تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ تمہارا افیئر کسی کے ساتھ ہے اور شادی کی رات تم اس سے ملتے ہوئے پکڑی گئی ہو تو؟ فل ڈرامائی انداز میں وہ بولا، میں تمہارے موم ڈیڈ کو بتاتی ہوں کہ تم۔ اس کے خیالات سن کر وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر ابھی وہ شور مچا کر سب کو جھوٹی کہانی بتا دیں؟ شوق سے بتاؤ مگر اس سے پہلے اپنا دماغ استعمال کرو۔ کیا وہ تمہارا یقین کریں گے؟ تم یہاں میری وجہ سے ہو، اگر میں ہی کہہ دوں گا تو پھر دھکے مار کر نکال دیں گے تمہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تسبیحہ کا دل کیا کہ اس کے لمبے بال پکڑ کر دیوار میں مار دے۔ غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تسبیحہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی بکواس سنے بغیر یوں ہی وہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے آگے سے اس کے کریکٹر کے بارے میں الٹا سیدھا بول دیا تو وہ کیسے اپنی صفائی دے گی؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ موصف چپ چاپ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ غصے نے اس کے چہرے پر لالی بکھیر دی تھی، پیلا رنگ اس کی رنگت کو اور نکھار رہا تھا۔ بہت غلط کر رہے ہو تم، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تسبیحہ دوستی نبھائے یا نہ نبھائے مگر دشمنی بہت اچھی طرح نبھاتی ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی جبھی موصف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بیسٹ آف لک بیبی۔ تسبیحہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور واش روم چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد چینج کر کے واپس آئی تو وہ بلیک ٹراؤزر میں ٹی شرٹ پہنے پورے بستر پر لیٹا تھا۔ تسبیحہ نے گھورا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ موصف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے صوفے پر لیٹا دیکھ کر بولا، اچھی بات ہے، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ لیٹ گئی۔ موصف نے لائٹ آف کر دی۔ لائٹ کے بند ہوتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے جنہیں وہ کب سے روکے ہوئے تھی۔ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزار دی اس نے۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ میں کیا کروں میرے اللہ، مجھے راستہ دکھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
हर रास्ते पर अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण तक नजर नहीं आ रही। वो रोते रोते सजदे में ही गिर गई। थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोली, आपने इसे मेरा नसीब बनाया है ना, तो मैं आपकी रजा में राजी हूँ, क्योंकि आपने ही तो फरमाया है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है, मगर तू अपनी चाहत को भी कुर्बान कर देगा उस पे जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी अता कर दूंगा जो तेरी चाहत है। तो बस मैं आपकी रजा पर अपनी रजा कुर्बान करती हूँ, सब कुछ बस मुझे साबित कदम रखना मेरे रब। दुआ के बाद वो उठी। अब इसे कोई फिक्र कोई गम नहीं था, क्योंकि वो अपने रब की मर्जी पर राजी थी, और जब बंदा अपने रब की रजा में राजी होता है तो वो पुरसुकून हो जाता है, उसे कोई गम नहीं रहता। आज हम इतने बेसुकून इसीलिए ही हैं क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, और जब कोई चीज़ जो हमें पसंद होती है वो हमें नहीं मिलती, तो बजाय सब्र करने के हम शिकवा करने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि इसमें हमारे लिए कोई शर होगा जिससे अल्लाह ने हमें बचा लिया। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, और हम नाशुक्री करते हैं। सुबह वो कमरे से बाहर आई, लाउंज में सब बैठे थे। अरे बहू आओ बेटा, अंदर आओ, तैमूर साहब बोले। वो अंदर आ गई और आमना बेगम के पास बैठ गई। मौसम नहीं आया तुम्हारे साथ? आमना बेगम ने पूछा तो वो बोली, वो सो रहे हैं, मैंने उठाया था मगर गहरी नींद में थे। सफाई से झूठ बोल दिया गया इसने। अच्छा अच्छा, वो मुस्कुराने लगी। चलें तो फिर नाश्ता लगवाएं भाई, बहुत तेज भूख लगी है मॉम। शाहरुख बोला, जो मौसम का छोटा भाई था। तैमूर साहब ने 2 शादियां की थीं। एक मौसम की माँ थी जो कि मौसम की पैदाइश के 1 साल बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दूसरी शादी तैमूर साहब ने आमना से की, जिनका बेटा शाहरुख था। आमना बहुत अच्छी थी, कभी मौसम और शाहरुख में फर्क नहीं किया, मगर मौसम हमेशा इनसे दूर ही रहता था। कभी कभी ही इनसे बात करता था, मगर शाहरुख में इसकी जान थी। अपने छोटे भाई को वो बहुत चाहता था, और शाहरुख भी मौसम पर जान देता था। मौसम थोड़ा कम गो था और अपनी गुस्सीली तबीयत की वजह से अलग ही रहता था। तैमूर साहब भी डॉक्टर थे और आमना भी डॉक्टर थी। शाहरुख भी डॉक्टर बन रहा था, और हाउस जॉब वो मौसम के हॉस्पिटल में ही स्टार्ट करने वाला था। सब नाश्ते की टेबल पर बैठने वाले थे कि मौसम ऊपर से उतरता हुआ आया। वही मगरूर चाल, एक हाथ में बैंड्स, एक हाथ में घड़ी, गले में लॉकेट्स लटक रहे थे इसके लंबे बाल जो कि इसने बांधे हुए थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही टी शर्ट पहने, एक हाथ में लैब कोट लिए वो उतरा। तो आमना बहुत प्यार से बोली, आओ बेटा, अच्छे वक्त पर आ गए, सब एक साथ नाश्ता कर लेंगे। आ जाओ, शाबाश, डैड मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आमना को नजरअंदाज करते हुए वो तैमूर से बोला, जो कि वो हमेशा करता था। ये बात वहां बैठे लोगों के लिए नई नहीं थी, मगर तस्बीहा के लिए ये अजीब था। बेटा नाश्ता तो कर लो, तैमूर साहब बोले तो इसने टेबल की तरफ देखा जहां आमना, तस्बीहा और शाहरुख मौजूद थे। वो बोला, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी जरूरत है। लहजे में तंज था जो सबने महसूस किया। कैसी बातें कर रहे हो मुसब, और ये आज के दिन तुम क्यों जा रहे हो? तैमूर साहब इसे शादी के पहले दिन ही हॉस्पिटल जाता देखकर बोले। क्यों, आज क्या नया है? उल्टा इसने सवाल कर दिया। भाई कल आपकी शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं, डेट्स नॉट फेयर। जवाब शाहरुख की तरफ से आया। शादी हुई है तो क्या करूं, बीवी के पल्लू से लगा रहूं? चलता हूं, अल्लाह हाफिज। कहकर वो रुका नहीं, बाहर चला गया, और वो लोग तस्बीहा को देख रहे थे। वो शर्मिंदा थे इससे, मगर तस्बीहा नजरें झुकाए नीचे देख रही थी। इसे पता था कि किस बात का गुस्सा है मौसम को। मौसम रात को घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया, वहां कोई नहीं था। फिर इसे तस्बीहा का ख्याल आया। पूरे कमरे में देखने के बाद भी जब वो नहीं मिली, तो वो कमरे से निकलकर किचन में गया, मगर वो वहां भी नहीं थी। बस एक मुलाजमा थी, तो इसने मुलाजमा से ही पूछा, तस्बीहा को देखा है तुमने? रोबदार आवाज में पूछा। जी, वो इनके वालिद आए थे, वो इनके साथ चली गईं, इसने डरते डरते बताया। मौसम के माथे पर बल पड़ गए, इसका खून खोलने लगा। वो अपने कमरे में जाने के लिए पलटा ही था कि तस्बीहा अंदर आती हुई दिखाई दी। तस्बीहा को देखकर इसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ कमरे की तरफ चल दिया। मौसम, मेरा हाथ छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। तस्बीहा अपना हाथ छुड़ा रही थी, मगर इसने कमरे में जाकर इसे धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद किया। कहाँ गई थी? इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। माथे पर बल लिए गुर्राते हुए इसने पूछा। बाबा की तरफ। तस्बीहा ने बगैर कोई असर लिए मुख्तसर जवाब दिया। किससे पूछ कर गई थी? अगला सवाल इसने किया। अंकल से। इसने तैमूर साहब का बताया। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या अंकल से? हाँ, वो चीखते हुए बोला और इसका बाजू झटके से पकड़ा। मौसम, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? इसकी बात सुनकर तस्बीहा को भी गुस्सा आ गया, तो वो भी चीखते हुए बोली। मौसम को एहसास हुआ कि वो गलत बात कह चुका है, मगर तस्बीहा पर जाहिर किए बगैर बोला, अगर आइंदा मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी बाहर निकाला तो जान से मार दूंगा, समझी? इसकी आंखों में आंखें डालकर वो वॉर्न कर रहा था, मेरा हाथ छोड़ो। इसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर वो बोली। इस बात ने मौसम को और गुस्सा दिला दिया।
اس نے تسبیحہ کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست ہوتی معلوم ہوئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تسبیحہ چیخی تکلیف سے تو اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کر کے وہ بولا، ابھی تو بہت سی تکلیفیں دیکھنی ہیں تمہیں، یہ تو شروعات ہے۔ کہہ کر اس نے تسبیحہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چینج کرنے چلا گیا۔ تسبیحہ اپنا ہاتھ سہلاتی رہ گئی۔ جنگلی انسان پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ غصے میں بولی۔ بند دروازے کو دیکھ کر اسے اس گھر میں آئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ سب بہت اچھے تھے اس کے ساتھ۔ آج چھٹی کا دن تھا تو سبھی گھر میں تھے۔ موصب لاؤنج میں آ کر بیٹھا اور ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھنے لگا کہ کچن سے آتی تسبیحہ کی آواز اس کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے اسے یہاں لایا تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ہنس رہی تھی، خوش تھی، اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آ رہا تھا تو اس نے اپنا دماغ چلانا شروع کیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سب ناشتہ کر رہے تھے جب شاہ رخ بولا، ڈیڈ آج کہیں باہر چلنے کا پلان بنائیں۔ اتنے دنوں بعد تو سب ایک ساتھ گھر میں ملے ہیں، ورنہ کبھی آپ نہیں ہوتے، کبھی موم نہیں ہوتی تو کبھی بھائی نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے کہہ کر موصب سے تصدیق چاہی۔ اس نے بس کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ آپی آپ کیا کہتی ہیں؟ موصب کا پھیکا سا جواب سننے کے بعد اس نے تسبیحہ سے رائے چاہی۔ وہ تسبیحہ کو آپی کہتا تھا، بابا سے پوچھو جیسا وہ کہیں۔ اس کے بابا کہنے پر موصب کو جھٹکا لگا۔ اس نے جھٹ تسبیحہ کی طرف دیکھا، آنکھوں کی تپش محسوس ہوئی تو تسبیحہ نے موصب کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ تسبیحہ نے نظریں گھما لیں، چلو آج ڈنر سب ایک ساتھ باہر کریں گے، مگر جگہ تسبیحہ کی پسند کی ہوگی، تیمور نے بہت پیار سے کہا تو موصب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تسبیحہ نے فخرانہ مسکراہٹ موصب کی طرف اچھالی تو موصب نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ڈنر سے واپس آ کر تسبیحہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ چینج کر کے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبھی موسم اندر آیا اور اسے لیٹا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور چادر کھینچ کر اتاری اور اس کو جھٹکے سے اٹھایا۔ تھکن اور نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر موصب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، میرے گھر والوں کو اپنے قابو میں کر لو گی؟ بھول ہے تمہاری، وہ غصے سے بولا۔ وہ تسبیحہ کے بہت قریب تھا، اس کی سانسوں کی گرماہٹ تسبیحہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تسبیحہ کا سانس رک گیا اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر۔ اگلے ہی لمحے خود پر قابو پا کر اس نے موصب کو دھکا دے کر دور کیا اور غصے سے بولی، دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، آئندہ میرے قریب مت آنا۔ انگلی اٹھا کر اسے غصے سے بولی، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قابو کرنے کی، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، سمجھے؟ اب جاؤ یہاں سے۔ اسے کہہ کر اپنی چادر اٹھائی اور سونے لیٹ گئی۔ موصب اسے دیکھتا رہ گیا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ڈر جاتی، مگر یہ تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ڈر تو وہ بھی گئی تھی، آخر لڑکی تھی، مگر وہ موصب کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اسے قبول بھی کر چکی تھی، مگر اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کرنی چاہیے، ورنہ لوگ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔